हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी आए। वेक्टर 01 में हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखे थे कि वेक्टर को एरो के सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस पार्ट को हेड बोलते हैं और बैक वाले इस पोर्शन को टेल बोलते हैं। इस एरो का जो ये लेंथ है, एरो का जो ये डंडा है, इस डंडे का लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दो प्रॉपर्टी भी पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, न मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और न डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ऐसे एक वेक्टर ये है ए, तो इसको हम यहां से शिफ्ट करके यहां पे भी लिख सकते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है इस दोनों का और मैग्नीट्यूड भी, डंडे का लेंथ भी सेम है। तो हम इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे ऐसे रख सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे कि किसी वेक्टर को अगर 180 डिग्री घुमाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो उस वेक्टर के पीछे में नेगेटिव साइन लग जाता है। ऐसे ये है वेक्टर बी, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये होगा -b। ऐसे तो इस वेक्टर के प्रॉपर्टी को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। ओके, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ, सर हमको लॉयर थोड़ी बनना है जो आप लॉ पढ़ा रहे हैं। लॉयर बनने के लिए जो लॉ पढ़ते हैं वो अलग है और फिजिक्स में जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे ये अलग है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें 3 लॉ पढ़ेंगे। पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से हम 2 वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे और पॉलीगॉन लॉ से 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक, तो पहले ये ट्रायंगल लॉ देखते हैं। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट देखिए। ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, ये वेक्टर मान लेते हैं ए है और ये वेक्टर मान लेते हैं बी है, तो ए वेक्टर का हेड अगर बी वेक्टर के टेल से जुड़ा है
तो आप पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाइए, तो जो ये न्यू वेक्टर मिला, ये वेक्टर यही होगा ए और बी का सम, ए और बी का रिजल्टेंट। ये कहता है ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट। ये रिजल्टेंट होगा ए और बी का। यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है थीटा। ये एंगल ए और बी के बीच का नहीं है। ये हम लोग वेक्टर और स्केलर 0, 1 में देखे थे। वैसे भी यहां पे वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करे, ए को थोड़ा और आगे कर दे तो ए यहां पे आ जाएगा, तो ए और बी के बीच का ये एंगल दिखने लगेगा। तो ए और बी के बीच का एंगल ये है थीटा। तो अब यहां पे देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, और दोनों के बीच का ये एंगल पता है। हमें ए और बी का सम निकालना है, ये आर निकालना है। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ ड्राइंग करेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पे, ये एंगल 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ठीक, तो अब यहां पे देखिए ये डीसी कितना होगा, ये डीसी कितना होगा। तो ये एंगल थीटा है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पे ये हाइपोटेनियस पता है बी है, तो ये डीसी कैसे निकालें? डीसी बेस होगा इस एंगल के लिए, तो एंगल पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो ये बेस भी मिल जाएगा। साइन थीटा लगाएं या कॉस थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो डीसी बाय बी, तो डीसी इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसी तरह से बीसी, बीसी कैसे निकालें? तो इस एंगल के लिए ये बीसी परपेंडिकुलर है जो निकालना है, और ये डीबी हाइपोटेनियस है जो पता है बी। तो इसमें कौन सा एंगल लगाएं, साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बीसी बाय बी। तो यहां से बीसी इक्वल टू मिलेगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो डीसी मिला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और बीसी मिला बी साइन थीटा। अब इसको मिटा देते हैं, बीसी मिला बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो यहां पे ए, बी और थीटा पता है, टारगेट है ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ए बी निकालना, ए बी। तो यहां पे आप ट्रायंगल ए बी सी को देखें, ये ट्रायंगल ए बी और सी को देखें। ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें ये एंगल राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, और ये इस एंगल को हम अल्फा मानते हैं, अल्फा। ये अल्फा है पहला वेक्टर ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल। ये अल्फा बताएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल ऊपर चला गया। तो यहां पे ये है अल्फा। ओके, और ये बीसी, बीसी का वैल्यू है बी साइन थीटा, और ये ए सी, तो ए से लेके डी तक ए है और डी से लेके सी तक बी कॉस थीटा है। तो ए से सी का लेंथ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए सी का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। और अपना टारगेट है ये निकालना, ये रिजल्टेंट निकालना, ए प्लस बी निकालना। ये
तो आप यहां पे ध्यान से देखें तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मिल जाएगा, ये ए बी का लेंथ मिल जाएगा। आइए इसको करते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी रिजल्टेंट है, ए और बी का वेक्टर सम है, मैग्नीट्यूड है। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ये बी सी है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए सी है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर बी पे भी है और साइन थीटा पे भी है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आएगा। अब यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इसमें दिख रहा है और बी स्क्वायर इसमें भी दिख रहा है, तो इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग 10th से ही देखते आ रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से इस आर स्क्वायर पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ भेजेंगे तो इस पे रूट आएगा, तो लिखा जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। आप यहां पे ध्यान से देखें तो ए और बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के बीच के इस एंगल पे भी, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स रखें और दोनों के बीच का एंगल बदलते रहे, ये बदलते रहे तो रिजल्टेंट भी बदलता रहेगा। ठीक ठीक। अब यहां से ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर चला गया, इस अल्फा का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से tan अल्फा इक्वल टू लिखा जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। कहां पे लिखें इसको, कहां पे लिखें, यहीं पे लिखते हैं। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो इस फॉर्मूला से हम ए और बी के सम का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला, और ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए वेक्टर से, इस वेक्टर से, ए वेक्टर से ये रिजल्टेंट कितना ऊपर चला गया, ये अल्फा हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये अल्फा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक ठीक। अब एक चीज और यहां से देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में होगा ए प्लस बी वेक्टर, ऐसे ऐसे। ये है मान लीजिए ए वेक्टर और ये है मान लीजिए बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में है तो इसी प्लेन में होगा ए प्लस बी वेक्टर, ये ऐसे। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। तो तीनों सेम प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि ये ए है ये बी है और ए प्लस बी इधर चला गया या फिर ए प्लस बी इधर आ गया, ऐसा नहीं। तीनों एक ही प्लेन में होगा, ए बी और ए प्लस बी। तो इस पॉइंट को भी हम यहां पे नोट कर देते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर, ये तीनों सेम प्लेन में होगा, इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर इन द सेम प्लेन। ठीक, तो इतना समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाचूंगा झूम झूम के दिल की धड़कन कहे बारंबार, सजना मर आएगी नहीं खुशी की लड़की बहार, सजना मर आएगी नहीं खुशी की लड़की बहार। दो वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर चला गया, ये अल्फा का वैल्यू आया था 10 अल्फा का वैल्यू, b sin थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। ये तो देखिए क्वेश्चन है, एक वेक्टर है ये 5 यूनिट का और एक वेक्टर है ये √2 यूनिट का, और दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है 45 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, और बी के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस 2ab cos थीटा। तो 2a है 5 इंटू b है √2 b है √2 और cos थीटा, थीटा के जगह पे 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2 ये। तो यहाँ पे √2 से √2 कटेगा और ये 5 इंटू 2 10 आएगा, तो 10 प्लस 2 प्लस 25, तो 25 प्लस 2
27 और 27 प्लस 10 37। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट 37 यूनिट। ये ठीक। तो यहां पे ये होगा पहले वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से जो वेक्टर मिलेगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मिला है अंडर रूट 37 यूनिट। अब इसमें देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर चला गया, ये अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा बराबर बी 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 है √2 और साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे 45 डिग्री डालेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 तो इंटू 1/√2 बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए है 5 प्लस बी है √2 इंटू कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे 45 डिग्री डालेंगे तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। तो 1/√2, तो यहाँ पे √2 से √2 कटेगा, यहाँ पे भी ये √2 है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे भी √2 से √2 कटेगा और ये आएगा ऊपर में 1 और बाय नीचे में 5 प्लस 1 6। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू मिलेगा 10 इनवर्स 1/6। ये रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से इतना डिग्री एंगल ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहां पे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये रूट 37 यूनिट, ये रिजल्टेंट वेक्टर तीनों सेम प्लेन में है। ठीक, ओके, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट देखिए। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा हुआ है, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और दोनों वेक्टर का टेल 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 ये टेल आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो आप ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचिए और फिर बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचिए। तो ये दोनों लाइन जहां पे कट किया, इस पॉइंट को ए और बी दोनों के टेल से मिलाइए। तो जो ये नया वेक्टर मिला, ये वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ए और बी का सम। ये है पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट। ठीक, अब आप देखिए, हम इसमें एक वेक्टर का प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वेक्टर को कहीं से कहीं पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ये एंगल है अल्फा, कि ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर कितना ऊपर चला गया, कितना एंगल ऊपर चला गया। बी वेक्टर को यहां से हटाइए और इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लगाइए, यहां पे। ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो ये लाइन इस बी के पैरेलल था, तो बी वेक्टर इस पे चिपक सकता है। तो ये है वेक्टर बी,
यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे ला दिए, और ये एंगल है ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे ये है बी वेक्टर और इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, तो ए और बी के बीच का ये एंगल भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ओके, बी वेक्टर को यहाँ से हटा सकते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जुड़ गया है, और ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि अगर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने से जो वेक्टर मिलता है ये होता है ए और बी का रिजल्टेंट। तो आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए रिजल्टेंट यही है, रिजल्टेंट यही है। ठीक, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये फिर से वही आएगा जो ट्रायंगल लॉ से आया था। तो यहां पे हम सीधे लिख देते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर गया इस अल्फा का वैल्यू ऐसे निकाले थे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो अल्फा और रिजल्टेंट दोनों सेम रहेगा, जो ट्रायंगल लॉ में वही पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर का एक प्रॉपर्टी लगाए शिफ्टिंग वाला और ये ट्रायंगल में बदल गया। ठीक, ओके, तो इस पे भी चाहे तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस पे भी क्या, दोनों सेम है, ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और tan अल्फा का वैल्यू सेम है। तो इसमें भी हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं ऐसे कि एक वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट 5 यूनिट, और एक वेक्टर है ये b, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है 53 डिग्री। आप लोगों को एक ट्रायंगल ध्यान होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम बताए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड 4 यूनिट का, ये साइड 3 यूनिट का, और ये हाइपोटेनियस 5 यूनिट का। तो 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री, ऐसा होता है। ठीक, तो इस ट्रायंगल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से साइन 53 कॉस 53 का वैल्यू या फिर साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू निकालना आसान होता है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए, इसमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 53। तो cos 53 डिग्री का वैल्यू 53 डिग्री के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो cos 53 डिग्री का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस 3/5, 3/5, तो यहाँ पे आएगा 3/5। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया और ये मिलेगा अंडर रूट 25 प्लस 4 29 और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4 किया 12, ये तो ये मिला r इक्वल टू अंडर रूट 29 और 12 41, तो 41 यूनिट मिला ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब देख लेते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आया है ये √41,
ये ए और बी के बीच में ही कहीं पे होगा, इधर इधर √41 यूनिट। ये रिजल्टेंट इस ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर गया, ये अल्फा भी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल ऊपर गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी है यहाँ पे 2 और साइन थीटा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5 और बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए है 5 प्लस बी है 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 3/5, तो ये इक्वल टू आएगा यहां से 4 इंटू 2 8/5 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6/5 प्लस 5, तो इसमें 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 25 प्लस 6, तो ये मिलेगा 10 अल्फा इक्वल टू 8/5 इंटू ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/25 प्लस 6 31, तो 5 से 5 कटा और ये मिला 8/31, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 8/31, अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 8/31। ये पहले वेक्टर से 5 यूनिट वाले वेक्टर से ये रिजल्टेंट इतना डिग्री एंगल ऊपर चला गया, अल्फा का वैल्यू मिला है ये 10 इनवर्स 8/31। ठीक, ओके, डन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीगॉन लॉ देखते हैं क्या बोलता है। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू उम्मीद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है। पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट देखिए। ये कहता है कि बहुत सारा वेक्टर अगर हेड और टेल के साथ आपस में जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी, और भी हो सकता है, बहुत सारा वेक्टर अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है हेड और टेल के साथ आपस में, तो इन सभी वेक्टर का जो सम होगा, इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ये होगा ए वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से जो वेक्टर मिलेगा, यही होगा ए बी सी और डी का सम, रिजल्टेंट यही होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये चीज हम ट्रायंगल लॉ के हेल्प से देख भी सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए ए के हेड से बी का टेल जुड़ा हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि ए के टेल से बी के हेड को मिलाएंगे तो ये मिलेगा ए और बी का सम, तो ये मिला ए और बी का सम। अब ये वेक्टर है ए प्लस बी, जिसके हेड से ये सी का टेल जुड़ा हुआ है, तो ये वेक्टर और इस वेक्टर का जो सम होगा वो ये होगा, तो ये होगा ए प्लस बी और सी का सम, ए प्लस बी प्लस सी।
अब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के हेड से d वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो इसका और इसका जो सम होगा वो ये होगा, ये, तो यही होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पॉलीगॉन लॉ में ट्रायंगल लॉ का ही हम यूज किए हैं। आइए इसमें और कुछ देखते हैं। वेक्टर है a b c और d, तो a b c और d का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा a वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाने से जो वेक्टर मिलता है ये होगा रिजल्टेंट। a b c और d का रिजल्टेंट ये होगा। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर ये है a, एक वेक्टर ये है b, एक वेक्टर ये है c और एक वेक्टर ये है d, और एक वेक्टर इसमें और है ये e। यहां पे लास्ट वाले वेक्टर का हेड पहले वाले वेक्टर के टेल से जुड़ गया है, तो यहां पे पहले वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के बीच कोई गैप ही नहीं बचा है, तो ए बी सी डी और ई का रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि पहले वेक्टर के टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के बीच जगह ही नहीं बचा है, तो ए बी सी डी और ई का रिजल्टेंट 0 आएगा। तो इसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, 0 होता है। नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्री, डायरेक्शन पता नहीं क्या होगा पर होगा, होगा डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होगा। नल वेक्टर उसी वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो ये है पॉलीगॉन लॉ। तो दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए हम पॉलीगॉन लॉ का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए हम एक और तरीका बताएंगे और उसको फॉलो करेंगे। बाकी इसका ये स्टेटमेंट सब ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो ये देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये है थीटा। तो इधर कहीं पे होगा ए और ए प्लस बी का रिजल्टेंट, इधर होगा ए प्लस बी, लेकिन हमें सबट्रैक्शन निकालना है, ए और बी का डिफरेंस देखना है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए ये वेक्टर है बी, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा इतना ही मैग्नीट्यूड का, उसको माइनस बी बोलेंगे। इसी वेक्टर को अगर 180 डिग्री पर ऐसे घुमा देंगे तो इसके पीछे में नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में पढ़े थे। तो ये है बी, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये होगा माइनस बी। तो हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक।
ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना होगा, तो किसी भी लाइन पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, 90 प्लस 90 180, तो इस लाइन पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में से इस थीटा को कट करेंगे तो ये बचेगा, ये 180 माइनस थीटा। हमें निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर को हमें जोड़ना आता है, घटाना नहीं आता पर जोड़ना आता है। तो देखिए a वेक्टर में अगर हम माइनस बी वेक्टर को जोड़ दें तो हमें रिजल्ट में a और प्लस माइनस माइनस b, हमें रिजल्ट में a माइनस बी ही मिलेगा। अगर a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को, a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट में a वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही मिलेगा। तो जोड़ना तो आता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी मिलेगा। तो जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने के लिए a वेक्टर पता है, माइनस बी वेक्टर पता है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है। तो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे ये थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, तो हम a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के लिए, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के लिए यही करेंगे, a में माइनस बी वेक्टर को जोड़ देंगे तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसके लिए करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बी के पीछे में माइनस साइन नहीं लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए और माइनस बी के बीच का ये एंगल आएगा यहाँ पे, क्योंकि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, तो कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, अब इसको और आगे ले जाएंगे तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो इसके जगह पे हम माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा ये, तो यहां से ये माइनस यहां पे आएगा तो प्लस माइनस यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड में यहां पे प्लस होता है और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड में यहां पे माइनस हो जाता है। ठीक ठीक, तो अब यहां पे देखिए, ये है a प्लस बी का डायरेक्शन और a माइनस बी का डायरेक्शन इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे आएगा a और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक ठीक, ओके। अब हम यहां से अगर ये देखें कि a माइनस बी का रिजल्टेंट a वेक्टर से कितना एंगल नीचे गया, इसको हम बीटा बोलते हैं, बीटा मान लेते हैं, तो ये बीटा कितना होगा,
तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। उसमें थीटा के जगह पे 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि हम एंगल देख रहे हैं ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के बीच का। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है 180 माइनस थीटा। तो यहां से टेन बीटा इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये आएगा। तो यहां से टेन बीटा बराबर बी और साइन 180 माइनस थीटा कितना, ये है साइन का ग्राफ, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से थीटा एंगल पीछे आएंगे तब जो हाइट मिलेगा, या फिर 0 डिग्री से थीटा एंगल आगे जाएंगे तब जो हाइट मिलेगा, ये दोनों हाइट सेम मिलेगा। तो साइन थीटा का हाइट और साइन 180 माइनस थीटा का हाइट सेम है। साइन थीटा का हाइट और साइन 180 माइनस थीटा का हाइट सेम है। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। तो बी साइन थीटा और बाय ए प्लस बी और कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, तो इसके जगह पे माइनस कॉस थीटा। तो टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए और प्लस माइनस माइनस बी कॉस थीटा। ये ए वेक्टर से ए माइनस बी का रिजल्टेंट कितना एंगल नीचे आया, ये एंगल बीटा हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये समझ में आया, इसको मिटा दे, डन डन डन। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। देखिए, हमें दो वेक्टर को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर के एडिशन का जो फॉर्मूला है, दो वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये थीटा है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। या फिर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी हमें वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर ये है b, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर इतना पता है तो हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। a प्लस बी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और a माइनस बी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये अल्फा भी निकाल सकते हैं और ये बीटा भी निकाल सकते हैं। तो इतना सब कुछ पता होगा तो हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फिर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल पाएंगे। आइए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है ये a 4 यूनिट का और एक वेक्टर है ये b 3 यूनिट का, और दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है 90 डिग्री।
ओके, तो हमें यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा है 90 डिग्री इसमें, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहां से हम लिखेंगे ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, तो ये आएगा अंडर रूट 16 और 9 25 प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये इतना ही आएगा, 16 और 9 25, और 25 को रूट से निकालेंगे तो ये 5 यूनिट आएगा। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिला 5 यूनिट, इसको यहां पे लिखें, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिला 5 यूनिट, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी यही होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 इसमें भी 0 होगा, तो ये पूरा टर्म इसमें भी 0 हो जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा 25। तो ये आएगा 25 को रूट से निकालेंगे तो 5 यूनिट, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट मिला, क्योंकि 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाता है, तो इसमें ये 0 और इसमें ये 0, तो a प्लस बी मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहां पे अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो a प्लस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, a प्लस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, और ये b है तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये होगा माइनस बी, तो a माइनस बी का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे आएगा a माइनस बी का रिजल्टेंट। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन a प्लस बी का डायरेक्शन और a माइनस बी का डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये चीज हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री देन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये ठीक ठीक, पर ध्यान रहे ये तभी फॉलो होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ये फॉलो होगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। अभी कुछ देर पहले हम एक ट्रायंगल बनाए थे 3 4 5 साइड वाला, 3 4 5 साइड वाला ऐसा ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड 4 यूनिट का है, ये साइड 3 यूनिट का है और ये हाइपोटेनियस 5 यूनिट का है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री का होता है और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री का होता है। इस ट्रायंगल के हेल्प से हम
साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, या फिर साइन 37 कॉस 37 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये ए वेक्टर से ए प्लस बी वेक्टर कितना एंगल ऊपर गया, ये अल्फा निकालना है। तो इसके लिए लगाएंगे हम टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी का वैल्यू है 3 और थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ओनली 3 रह जाएगा। और बाय ए है 4 प्लस बी कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे 90 डिग्री डालेंगे तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ए रह जाएगा, ये 4। तो टेन अल्फा इक्वल टू मिला 3/4। तो अब यहां से देखिए, टेन 53 डिग्री का वैल्यू होगा 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये है 3/4। तो टेन 37 डिग्री का वैल्यू होगा 3/4, क्योंकि 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो टेन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। टेन 37 डिग्री इक्वल टू 3/4, और यहां पे है टेन अल्फा इक्वल टू 3/4। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री होगा, अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये एंगल मिला 37 डिग्री, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 3 यूनिट वाले वेक्टर से ये रिजल्टेंट कितना एंगल पे होगा। तो ये पूरा है 90 में से 37 को कट करेंगे तो ये एंगल मिलेगा। तो करिए, 90 में से 37 को कट करिए तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, तो ये आया 53 डिग्री। ये ओके। तो अब यहां पे देखिए, ये 4 यूनिट का वेक्टर है और ये 3 यूनिट का वेक्टर है, और ये है रिजल्टेंट। तो 4 यूनिट के वेक्टर से रिजल्टेंट 37 डिग्री के एंगल पे है, और 3 यूनिट के वेक्टर से रिजल्टेंट 53 डिग्री के एंगल पे है। ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के साथ ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के तरफ थोड़ा झुका हुआ है ये रिजल्टेंट, और कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से थोड़ा दूर है ये रिजल्टेंट। जैसे यहां पे देखिए, 2 वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये 3 यूनिट का और ये भी 3 यूनिट का। तो रिजल्टेंट एकदम मिड में जाएगा, रिजल्टेंट एकदम बीच में जाएगा। कैसे, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम 10 अल्फा, इसको अल्फा मानिए, 10 अल्फा का वैल्यू निकालें तो ये b, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो b साइन थीटा 3 आया, बाय a प्लस बी कॉस थीटा, तो a के जगह पे 3 प्लस b कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री डालेंगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ओनली ये 3 रह जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कॉस थीटा वाला। तो 3/3 ये कट के आया 1। तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आया 45 डिग्री, तो ये एंगल मिला 45 डिग्री। तो ये एंगल भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री का है। तो 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उन दोनों का रिजल्टेंट एकदम उन दोनों वेक्टर के मिड में जाता है, बीच में जाता है। ये वेक्टर है a, और ये वेक्टर भी अगर इतना ही मैग्नीट्यूड का है a, ये a बराबर 2 है और ये a बराबर भी 2 है, और इन दोनों के बीच का ये एंगल 60 डिग्री है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
ये एकदम मिड में जाएगा, बीच में जाएगा, यहां से भी 30 डिग्री पे और यहां से भी 30 डिग्री पे। तो ये 30 + 30 = 60। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर हम इस 3 यूनिट को थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा ज़्यादा कर दें, 4 यूनिट कर दें, तो आप ध्यान से देखिए 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो 4 यूनिट के साथ 37 डिग्री पे है ये रिजल्टेंट। तो 4 यूनिट के साथ 37 डिग्री पे आ जाएगा ये रिजल्टेंट। अभी 45 पे था, जब ये 3 था तो 45 पे था, जब इसी को 4 कर दिए, थोड़ा बढ़ा दिए, तो ये रिजल्टेंट इस 4 के तरफ थोड़ा झुक गया, 45 से 37 हो गया, 45 से 37 हो गया। अब ये 37 हो जाएगा। और ये एंगल जो 45 पे था, अब रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ 45 से ज़्यादा एंगल पे 53 डिग्री पे चला जाएगा, 53 डिग्री पे चला जाएगा। तो यहां से हम लोग यही सीखे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों में से जो बड़ा होता है, उन दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, उसके तरफ थोड़ा झुका रहता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लिख देते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये है रिजल्टेंट ए प्लस बी, और ये एंगल अल्फा और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ऐसा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो ये रिजल्टेंट ए वेक्टर की तरफ झुका रहेगा, यानी कि ये एंगल कम पड़ जाएगा, ये अल्फा कम होगा इस बीटा से। ये तो इसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये थीटा 60 डिग्री था और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में गया 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल, ये थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ओके। तो इतना चीज, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लिए और उससे कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थम के बरस, ओ जरा थम के बरस, मेरे महबूब आने वाली है, देर से पहुंची तो मुझके बरसेगा वो। देखिए इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये एक बॉडी है, इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और एक ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी 10 न्यूटन का। तो बताइए इस पे नेट फोर्स कितना है। तो प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये बॉडी न इधर भागेगा न इधर भागेगा, तो इस पे हमें पता है कि नेट फोर्स 0 आने वाला है। लेकिन इसको हम वेक्टर तरीका से सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि ये नेट फोर्स 0 आता है या नहीं। आएगा ही आएगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ से इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो एफ नेट 0 आना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, ये न इधर भाग रहा है न इधर भाग रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 2ab cos थीटा, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो ये आया अंडर रूट
100 प्लस 100 200 और ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 ये भी 200 आएगा। तो 200 से 200 कट गया और ये आया 0। तो यहाँ से एफ नेट इक्वल टू 0 मिला। और प्रैक्टिकली हमें पता भी था कि ये 0 ही होगा क्योंकि इस बॉडी पे नेट फोर्स तो 0 होगा, न ये बॉडी इधर जाएगा न इधर जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है ए और बी और कहा जा रहा है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इस ए और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल बताइए कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो यहां से ये एंगल 90 डिग्री आएगा। करके भी देख सकते हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे रूट से रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। तो 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से 2ab से 2ab कट जाएगा और इस माइनस cos थीटा को इस तरफ लाएंगे तो प्लस cos थीटा होगा और एक cos थीटा पहले से है तो cos थीटा और ये इस तरफ आएगा तो प्लस cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 0। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर 90 डिग्री मिलेगा क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू ही 0 होता है। तो a और b वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऐसा हम लोग अभी देखे भी थे फिगर से। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। ला 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 चोरी खनकेगी। क्वेश्चन है दो वेक्टर है a और b, a का मैग्नीट्यूड 3 है और b का मैग्नीट्यूड भी 3 है और a और b को जब जोड़ते हैं तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी 3 आता है। a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी 3 है। तो बताइए a और b के बीच एंगल कितना है? कहने का मतलब यह है कि a का मैग्नीट्यूड बराबर b का मैग्नीट्यूड बराबर a प्लस b का मैग्नीट्यूड बराबर कुछ भी मान लीजिए x मान लेते हैं, ऐसा कि a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और a प्लस b का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो हमें a b थीटा और a प्लस बी में एक रिलेशन पता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से रूट को हटा के इस साइड करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, x के बराबर है तो हम इसको x लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस a भी x के बराबर है तो x का स्क्वायर प्लस b x के बराबर है तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो a बराबर b बराबर x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कटेगा और 2x स्क्वायर cos थीटा को इस साइड लाएंगे
तो -2x² cos थीटा होगा बराबर, इस तरफ ये x² बचा हुआ है तो यहाँ पे x² से ये x² कटेगा और cos थीटा का वैल्यू आएगा 1/2 और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो -1/2। ये तो cos कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है? cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। cos 120 डिग्री इक्वल टू -हाफ। ये तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, इट मींस दैट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसा अगर दो वेक्टर है a और b और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन दोनों को अगर 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये भी इन्हीं दोनों के बराबर आएगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड भी a के बराबर ही होगा। ये ऐसा, ठीक, ओके ओके डन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। छोटा सा थ्योरी देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो देखिए कोई वेक्टर है ये f, ये कोई f वेक्टर है और इस वेक्टर का इफेक्ट अगर इधर देखना है θ1 एंगल नीचे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कितना इफेक्ट होगा? तो ये इफेक्ट होता है f cos θ1। जितना एंगल झुकाए हैं इस वेक्टर को वो एंगल यहां पे आएगा। इसी वेक्टर का इफेक्ट अगर θ2 एंगल झुका के इधर देखें θ2 एंगल पे तो इधर इफेक्ट आएगा f cos θ2। ये तो यहां पे देखिए ये कोई वेक्टर है और इसका इफेक्ट हम इधर देख रहे हैं थीटा एंगल झुका के इधर। ये कोई वेक्टर है f, तो इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट होगा f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर इधर इस वेक्टर का इफेक्ट कितना होगा? तो ये एंगल होगा, ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब इस वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा एंगल झुका के इस डायरेक्शन में होगा f cos 90 माइनस थीटा। f और cos 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, f साइन थीटा। ये काम की चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी वेक्टर को थीटा एंगल झुकाएंगे तो इधर इफेक्ट आएगा f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस f वेक्टर का इफेक्ट आएगा f साइन थीटा। ठीक, जैसे यहां पे देखिए, ये मान लीजिए कोई रॉड है और इस रॉड में एक रिंग है ऐसे फंसा हुआ है। इस रिंग पे अगर हम इधर फोर्स लगाएं तो ये रिंग इस रॉड में इधर उधर नहीं भागेगा, यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, पर ये रिंग इस रॉड में इधर उधर नहीं भागेगा। लेकिन अगर यही फोर्स हम इस रिंग पे इधर लगाएंगे तो ये रिंग इस रॉड में इधर भागेगा। यानी कि इस रिंग को इस रॉड में इधर भागने के लिए फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर होना चाहिए। अगर हम इस रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे F, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए हैं F, तो आप सोच के बताइए ये रिंग इस रॉड में इधर भागेगा या नहीं भागेगा? ऑब्वियस सी बात है, भागेगा। भागेगा भागेगा इसका मतलब इस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा।
क्योंकि यही फोर्स इस रिंग को इधर भगा सकता है, और ऐसे फोर्स लगाने से ये रिंग इधर भाग रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर है। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में एफ कॉस, और थीटा एंगल घूम के इसका इफेक्ट आएगा एफ कॉस थीटा, और इसी फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर इधर आएगा एफ कॉस ये एंगल, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो एफ और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा ये। तो अगर इस रिंग पे हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसका ये कंपोनेंट इस रिंग को इस रॉड में इधर भगा देगा, और इस फोर्स का ये कंपोनेंट यहां पे दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये एक वेक्टर है एफ, तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, थीटा एंगल नीचे, तो यहां से परपेंडिकुलर डालें इस पे, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर बेस निकालना है, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है, तो ये बेस है, तो ये बेस निकालने के लिए कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बी बाय एफ, तो यहां से मिलेगा बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, बी का वैल्यू मिला एफ कॉस थीटा ये। तो देखिए यहां पे इस फोर्स का इफेक्ट थीटा एंगल झुकाने के बाद इधर आया एफ कॉस थीटा, तो यही तो किए हैं यहां पे। या फिर ये देखें, ये कितना होगा, तो ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, तो ये निकालने के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एफ, तो यहां से परपेंडिकुलर इक्वल टू मिलेगा एफ साइन थीटा, तो इसका वैल्यू आया एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को आप कहीं से कहीं पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको अगर हम शिफ्ट करके यहां पे चिपकाएं तो ये ऐसे आएगा, ऐसे, न मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए न डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, ऐसे। तो इसको हम यहां से हटा के यहां पे ला सकते हैं एफ साइन थीटा को। तो आप ध्यान से देखिए, ये और ये सेम है, तो यहां पे जो थीटा एंगल झुका के इस फोर्स का इफेक्ट देखते थे, इस चीज को ये प्रूफ कर रहा है, ठीक। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। इस फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। परदेसी परदेसी जी, एक क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है ए और बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट आर परपेंडिकुलर टू ए, ऐसा है, ठीक। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि b बराबर 2a है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का डबल है, तो a और b के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये है क्वेश्चन। तो इसको बनाएं, ये है मान लेते हैं ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इधर कहीं पे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर।
तो ये ए है और ये रिजल्टेंट है, तो बी वेक्टर इधर कहीं पे होगा और बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो ए के मैग्नीट्यूड से डबल होगा इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट इस ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर आता है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। और ए और बी के बीच का ये एंगल पूछा गया है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब यहां पे देखिए, ये एंगल निकालना है हमको और ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, इसको, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक। इन दोनों वेक्टर का सम है ये रिजल्टेंट, ये, ओके। अब यहां पे देखिए, इस बी वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा। इस बी वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, थीटा एंगल घुमाएंगे तो बी कॉस थीटा, और इस बी वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, ये। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट ले लिए हैं, तो अब इस वेक्टर को हम इस बीच में से हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसी का दो पार्ट है ये। तो चाहे ऐसे लिखो या इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा ये बी, तो ऐसे लिखो। यहां पे देखिए, ये वेक्टर ए है और इसका ये कंपोनेंट थीटा एंगल इधर ए कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से रिजल्टेंट में यही मिलेगा, ए वेक्टर। आप जोड़ के देख सकते हैं, एक वेक्टर है ये ए कॉस थीटा, एक वेक्टर है ये बी कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे जो cos थीटा में थीटा आएगा ये आएगा इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का ये एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो ये इतना ही बचेगा। तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में से, तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट भी हटेगा तो ये मिलेगा ए। तो देखिए यहाँ पे इस ए वेक्टर को ब्रेक किए हैं दो पार्ट में, इधर ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से यही मिला है, फिर से यही मिला। इसका मतलब इस बी वेक्टर को हम ब्रेक कर दिए हैं इधर और इधर, तो बीच में से इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसी का दो कंपोनेंट है ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक। और इस ए का इफेक्ट इधर कितना होगा, तो ए का इफेक्ट इधर आएगा ए कॉस, और ये कितना एंगल घूम गया है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब इस ए वेक्टर का कोई इफेक्ट इधर नहीं आएगा, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है तो ये टर्म पूरा 0, तो इस वेक्टर का कोई इफेक्ट इधर नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का इफेक्ट 90 डिग्री पे 0 होता है, कोई भी वेक्टर ऐसा है और इसका इफेक्ट अगर 90 डिग्री पे देखें तो 0 आएगा, 0 आएगा, तो ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे तीन वेक्टर दिख रहा है, ये बी साइन थीटा, ये ए और ये बी कॉस थीटा,
और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ए और बी का ये रिजल्टेंट है जो कि ए वेक्टर पे 90 डिग्री है। इसका मतलब इन तीनों का जोड़ यही है। तो सिर्फ ये वेक्टर कब बचेगा? जब ये और ये इक्वल हो। इधर भी 5 न्यूटन और इधर भी 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कट के नेट 0 हो जाएगा। तो जो इधर वाला है वो ओनली बच जाएगा इन तीनों के एडिशन में। ठीक, तो यहां पे ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो रिजल्टेंट में सिर्फ ये बचेगा। और क्वेश्चन बोला भी है कि ये रिजल्टेंट ए वेक्टर पे 90 डिग्री है। तो आप इन दोनों को इक्वल करें तो ए बराबर बी साइन थीटा ये। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b बराबर 2a, b बराबर 2a। तो a बराबर b के जगह पे 2a लिखेंगे और ये साइन थीटा। यहाँ पे a से a कटेगा और साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/2, 1/2। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2? 30 डिग्री का। तो यहाँ से थीटा मिला 30 डिग्री, ये एंगल मिला 30 डिग्री। तो अब देखिए ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था। ए और बी के बीच का ये पूरा एंगल 90 + 30, 90 + 30 120 डिग्री मिला। 120 डिग्री, 120 डिग्री। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये आया 120 डिग्री और ये डाटा गिवन था। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं और उस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहां पे दो वेक्टर है। एक वेक्टर है ये ए 4 यूनिट का और एक वेक्टर है ये बी 3 यूनिट का। और ए और बी का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आता है। ए और बी का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आता है और ए और बी के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड यहां से कितना आएगा? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा √a²। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा होगा ए और बी के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये cos थीटा वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 16 और 9 25 और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5। तो a + b का मैग्नीट्यूड मिलेगा 5। ठीक, अब यहां पे दो स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये। तो ये बराबर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड है 4 और बी का मैग्नीट्यूड है 3। तो ये बराबर आएगा 4 + 3, 4 + 3 = 7 यूनिट। और एक स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। इसका मतलब होता है कि पहले आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और फिर इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो कि 5 है। ठीक,
तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो इसको समझिएगा ध्यान से। रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब 4 + 3 7, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट का मतलब पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें और फिर उसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो a + b का मैग्नीट्यूड 5। ओके, तो इस स्टेटमेंट को समझिए ध्यान से। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है फिर से 2 वेक्टर दिया हुआ है a और b, और बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ये इस a पे परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो फिगर ऐसा बनेगा, ये a वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर इस a पे परपेंडिकुलर है, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो दूसरा वाला जो वेक्टर है ये b, ये इधर कहीं पे होगा ऐसे, तभी a और b का सम रिजल्टेंट इधर आया है। ठीक, a और रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। और क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट है कि रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 यूनिट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये दिया हुआ है 24 यूनिट। और दूसरा स्टेटमेंट बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, ये इक्वल टू 12 यूनिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट का मतलब होता है कि इन दोनों को पहले वेक्टर तरीका से जोड़िए और फिर जो मिला इसका मैग्नीट्यूड लिखिए। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़िए और जो मिला इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट का मतलब। ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है 12 यूनिट। ठीक, और पूछ रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सेपरेटली। तो ये है क्वेश्चन। ठीक, तो इसको सॉल्व करें। यहां पे देखिए ये बी वेक्टर ऐसा है और ये है रिजल्टेंट ए और बी का। तो बी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ऐसे लगा दें, यहां पे, तो देखिए ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इस ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो जो मिलेगा यही होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट तो ये है ही, इसका मतलब हम इसको यहां से उठा के यहां पे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं x है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर x माने तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 24 और ये x इस तरफ आएगा तो -x।
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 24 माइनस एक्स, ये, और ये रिजल्टेंट ए और बी का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड ये है 12, ये है 12 यूनिट। ठीक, अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है बी, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड है 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ए का मैग्नीट्यूड एक्स लिए हैं तो एक्स का स्क्वायर, ये। अब यहां से इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 24 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 इंटू एक्स बराबर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, इक्वालिटी के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और दोनों सेम साइन के साथ है तो ये कटेगा। तो यहां से मिलेगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576 होता है। ठीक, तो इसका स्क्वायर आएगा 576 माइनस 24 इंटू 2 48x बराबर 12 का स्क्वायर 144, तो 144, ये। यहां से अगर 48x को उस तरफ ले जाएंगे तो 48x प्लस में आएगा, और इस 144 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा, और 576 पहले से है तो 576 माइनस 144, ये। तो यहां से x इक्वल टू मिलेगा 576 में से 144 कट होगा तो कितना, 576 में से 144 को कट करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, 132, 432, और ये 48 इसके डिवाइड में आएगा। अब अगर यहां हम इसको कट करें, ऊपर नीचे 12 से कट करते हैं तो 12 चौका 48, और 12 से इसको कट करेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 चौका 48 हो जाएगा, पर यहाँ पे 43 है तो 12 तिया 36, तो 36 और 4 40 और 3 तो 7 आया, तो 7 पर 2 72, तो 12 छक्के 72, तो 36 आया ऊपर में। अब इस 4 से इस 36 को कट करेंगे तो 4 9 36, तो x का वैल्यू 9 मिलेगा, x बराबर मिला 9। तो a का मैग्नीट्यूड को हम x माने थे तो a का मैग्नीट्यूड मिला 9 यूनिट, और b का मैग्नीट्यूड 24 माइनस एक्स, तो b का मैग्नीट्यूड बराबर 24 माइनस x का वैल्यू आया है 9, तो 24 में से 9 को कट करेंगे तो 15 बचेगा, 15 यूनिट। तो ये मिला ए और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम, और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का पहले रिजल्टेंट निकालो और फिर उसका मैग्नीट्यूड लो। ओके ओके, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। आइए इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये लास्ट है, ये लास्ट है, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कैसे आएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है
इस पॉइंट से 3 वेक्टर निकला है ऐसे। एक वेक्टर ये है P, और एक वेक्टर ये है Q, और एक वेक्टर ये है R। इस पॉइंट का नेम है A, इस पॉइंट का नेम है B, और इस पॉइंट का नेम है C। तो यहां पे P, Q और R में एक रिलेशन बनाना है। कैसा रिश्ता होगा P, Q और R वेक्टर में, कैसा रिश्ता होगा? यहां पे क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि AB का लेंथ और BC का लेंथ बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये और ये बराबर है। ये B पॉइंट AC के मिड में है, बीच में है। तो यहां से अगर हम A और B को एक वेक्टर मान लें और फिर B और C को एक वेक्टर मान लें, तो वेक्टर AB और वेक्टर BC ये इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डंडे का लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसमें ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। आप यहां पे ध्यान से देखिए तो P वेक्टर और AB वेक्टर, P वेक्टर और AB वेक्टर का सम होगा ये Q वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर के हेड से AB वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। तो P वेक्टर के टेल से AB वेक्टर के हेड को जोड़ेंगे तो मिलेगा P प्लस AB वेक्टर। इसका मतलब ये Q वेक्टर बराबर होगा P वेक्टर प्लस AB वेक्टर के। और यहां पे ये Q वेक्टर का हेड BC वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा Q वेक्टर और BC वेक्टर का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल टू Q प्लस BC, R वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक, ओके। तो अब यहां से देखिए ये AB वेक्टर बराबर Q वेक्टर और P को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस P वेक्टर, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, और यहां से ये BC वेक्टर बराबर R वेक्टर, और इस Q को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस Q वेक्टर, R वेक्टर माइनस Q वेक्टर। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि AB बराबर BC है, तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, AB और BC बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब Q माइनस P बराबर R माइनस Q, Q माइनस P बराबर R माइनस Q। यहां से इस माइनस Q को इस तरफ लाएंगे तो एक Q पहले से है और माइनस Q इस तरफ आएगा तो प्लस Q बराबर ये R वेक्टर यहाँ पहले से है और इस माइनस P वेक्टर को इस तरफ लाएंगे तो प्लस P वेक्टर। ये तो यहां से मिला Q वेक्टर प्लस Q वेक्टर, 2Q वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस P वेक्टर। ये रिलेशन मिला P, Q और R वेक्टर में। ओके, समझ में आया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसको ध्यान से समझिएगा। एक छोटा कॉन्सेप्ट कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। मान लीजिए कि दो वेक्टर है A और B, इन दोनों को जोड़ने पे, दो वेक्टर को जोड़ने पे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा A प्लस B का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा।
तो ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए और बी तो फिक्स क्वांटिटी है। ये थीटा चेंज करके हम ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को बदल सकते हैं। तो आप ऐसा एंगल यहाँ पे चूज कीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, ताकि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिले। तो कॉस कितने, और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से ज्यादा होता है या इक्वल होता है, और कम होता है +1 से या +1 के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगा। कॉस थीटा का वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही रहता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू +1 हो सकता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू +1 कितने डिग्री के एंगल पे होता है? इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा √a² + b² + 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, √a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको फिर खोलेंगे तो यही मिलेगा, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये आएगा a + b। ये तो a और b वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू a + b आएगा। कब? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 रखेंगे, यानी कि दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा, a + b। ठीक, और मिनिमम कब आएगा? यहां पे मिला a + b का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू a + b मिला, और a + b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा? तो इसका वैल्यू अगर मिनिमम करना है तो यहाँ पे एंगल ऐसा चूज कीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम आए, कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम आए, ताकि a + b का मैग्नीट्यूड मिनिमम मिलेगा। तो इसका कम से कम वैल्यू -1 होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू -1 तब होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर ठीक इसके अपोजिट में 180 डिग्री पे ऐसा होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री चूज करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम मिलेगा -1। तो उस कंडीशन पे a + b का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये देख लीजिए, √a² + b², और यहाँ पे ये कॉस थीटा का वैल्यू -1 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 रखेंगे तो इस प्लस को ये माइनस कर देगा, तो -2ab। कॉस थीटा का वैल्यू -1, तो ये आएगा √a - b का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो फिर से यही मिलेगा, a² + b² - 2ab। स्क्वायर से ये रूट हटेगा, ये मिलेगा a - b। तो a + b के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू a - b मिला, a + b के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू a - b मिला। और ये कब मिला? जब थीटा 180 डिग्री चूज किए। और ये कब मिला था? a + b के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू, ये a + b कब मिला था? जब थीटा 0 डिग्री चूज किए थे। ये ठीक, तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और आगे वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।